आज मेरे साथ हैं मेरे फेवरेट, मैं गिनाना शुरू करूंगा। एक्टर, राइटर है, बहुत अच्छा गाते हैं, उनके बहुत सारे गाने मैं हर रोज लूप पर सुनता हूं। और अब वो अपना पूरा एक म्यूजिकल प्रेजेंटेशन लेकर के हमारे शहर में आ रहे हैं, पुणे में, 4 जून को। इसके बारे में भी बात करेंगे। द लेजेंडरी सिंगर, राइटर, एक्टर, मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी पीयूष मिश्रा जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच भैया। आपके आपके वक्त के लिए इम्पोर्टेंट, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बली मारान, जो आपका ये म्यूजिकल प्रोजेक्ट है, सबसे पहले उसके बारे में ये पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम अ बिग गालिब फैन। दिस इज योर ट्रिब्यूट टू मिर्जा गालिब साहब। किस तरह का इन्फ्लुएंस रहा है उनका आपके ऊपर, उनकी राइटिंग्स का आपके ऊपर? आपने दिल्ली में बहुत समय गुजारा है, उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं दिल्ली में मैंने बहुत साल गुजारे। दिल्ली में मैंने बहुत काम किया, तो दिल्ली का काम मेरे ज़हन में था जब मैंने बैंड बनाया था। और जो दिल्ली को याद करना मेरा फर्ज था, जहाँ भी जाता हूँ मैं दिल्ली को याद करता हूँ। दिल्ली में इतने सारे साल, 20 साल गुजारे, वहाँ पर खूब काम किया। और दिल्ली को याद करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता कि मिर्जा गालिब साहब को याद किया जाए। मिर्जा गालिब साहब के मोहल्ले का नाम था और है अभी बल्ली मारान। ओल्ड दिल्ली में उनका मोहल्ला है। उसको उसको हमने सोचा कि जो है उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। जब भी हमें बैंड का परफॉर्मेंस करें तो जो है ट्रिब्यूट उनको जाकर लगे, दिल्ली को और मिर्जा गालिब साहब। तो इतना इतना फर्ज हमारा बनता था, इतना इतना ट्रिब्यूट हमने देने की कोशिश की और आज सफल हैं। आज अच्छा हो रहा है बैंड। मिर्जा गालिब साहब को याद कर रहे हैं और बहुत सारे गाने सुना रहे हैं अपने ऑडियंस को। गानों के बारे में बात करेंगे। मुझे उठ जा भाऊ बहुत पसंद है, अमंग अदर्स। लेकिन एक इंटरव्यू याद आता है जो मैं 3-4 साल पहले मैंने आपके एक साथी का किया, जिसमें इसका वो, मैं आपसे आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन थे। मैं आपको बात बताता हूँ वो क्या बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे एनएसडी के दिनों की बात है, हमें लगता था कि हमें कुछ अच्छा लिखना है, और वहां पर एक असाइनमेंट मिला करता था जिसमें वो बोलते थे कि जाओ बेटा, आधे घंटे में 1 घंटे में कुछ लिख करके लाना। कोई टॉपिक मिल जाता था या कभी कोई बात, और हम सब लिखने की कोशिश करते थे। और जब पीयूष जी जाते थे, जब वो लिख करके लाते थे, उतने ही समय में जो चीज वो लिख देते थे, वो देख के हमें ये लगता था कि शायद हम कभी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो इतना शार्प, धारदार लिख देते थे। ये साहब भी एक बहुत बड़े लिरिसिस्ट है, इफ यू वुड लाइक टू गेस। याद नहीं कर पा स्वानंद। जी। हाँ, किरकिरे। अरे साला लफंगा। मेरा दोस्त है यार, मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत बड़े दोस्त है। तो वो जो है बहुत बहुत प्यार करता है मुझे। अच्छी बातें बोलेगा मेरे बारे में, खराब बातें नहीं बोल सकता। तो इसलिए जो है इनकी बातों को जो है मैं उतना ही गंभीरतापूर्वक लेता हूँ जितनी लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मेरे बारे में खराब बातें नहीं बोलते। वो यही इसी स्टूडियो में बैठे थे और बोले, यार शुरू में मुझे नहीं लगता था कि मैं लिख पाऊंगा, क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग थे वो बहुत अच्छा लिख रहे थे। पर मुझे लगता है कि अगर आपके आसपास के लोग अच्छा लिख रहे होते हैं तो आप अच्छा लिखने लग जाते हैं। और राइटिंग एक ऐसी चीज है जो शायद समय लेती है वो धार मेहनत में इसलिए आने। लिखा उसने इसलिए लिखा। उसके अंदर सिफत, उसके अंदर कुव्वत थी, उसके अंदर सिफत थी, लिखने का मादा था उसके अंदर, इसे लिख पाया। कोई भी किसी बंदे के पास में आसपास बैठे हुए बंदे अच्छे लिख रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि वो भी अच्छा लिखने लग जाए। ये तो जो है बात बोलने के लिए होती है। अच्छी बात है कि मैंने इंस्पायर किया, बहुत बढ़िया बात है। उसने, मैं धन्यवाद अदा करता हूँ उसका कि उसने इस बात बोली। लेकिन उसके अंदर लिखने की सिफत सिफत थी, बाकायदा कुव्वत थी, कैपेसिटी थी, इसलिए वो लिख पाया। हम्म इसीलिए वो लिख पाया। तो सर, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही एक साधारण परिवार से होती है, एजुकेशन भी लगभग साधारण ही है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप कुछ इस तरह का करना चाहते हैं आर्ट के फील्ड में, और आपकी राइटिंग में बड़ी धार है। तो ये आपको क्या हर कोई लिख सकता है, या ये कुछ नेचुरल होता है, मतलब इनबॉर्न होता है, इस तरह का कुछ? या मुझे अब लगता है कि नेचुरली होता है। मतलब कुछ लोग लिख पाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग कर पाते हैं, कुछ लोग गाना गा पाते हैं, कुछ लोग सितार बजा पाते हैं, कुछ लोग स्कल्पचर कर पाते हैं। हर बंदा हर चीज नहीं कर सकता। तो जो लिखने की कोशिश करनी चाहिए, बढ़िया बात है। लेकिन अगर समय समय रहते जो है अगर आप उसे नहीं लिख पाए ना, तो उस बात को बहुत ज्यादा प्रकोप मानकर जो है किलसने की जरूरत नहीं है। कई चीजें होती हैं जो आप नहीं कर सकते। लिखने की कोशिश, मतलब कई लोग होते हैं, मेरे, मैं शेर नहीं लिख पाता, मैं नज्म लिखता हूँ। मैं शेर नहीं लिख पाता, मैं बहुत कोशिश कर ली कि मैं शेर लिखूं, लेकिन मैं नहीं लिख पाता। मैं लंबे लंबे नज़में लिखता हूँ, डायलॉग्स फॉर्म में, बहुत लंबे लंबे। 20 मिनट की मेरी एक पोट्री है, तुम मेरी जान हो रजिया भी। वो करीब 20 मिनट की है। तो मैं जब मुझसे कहा जाता है शेर लिखने के लिए, तो शेर मैं नहीं लिख पाता। मेरा एक दोस्त है कुंवर रंजीत सिंह,
वो बड़ा बढ़िया शेर लिखता है, तो कहता है कि जो आप लिखते हो हम नहीं कर पाते, तो मैं बोलता हूँ जो तुम करते हो हम नहीं कर पाते। तो ऐसे ही जो है कुछ लोग जो बहुत ही बड़े सिंगर होते हैं, बहुत बड़े गाना गाते हैं, लेकिन वो अच्छे लिरिसिस्ट नहीं है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए जो है इस बात को बहुत ज्यादा अपमानजनक समझने की जरूरत नहीं है। भाई नहीं लिख पाता, नहीं लिख पाया, बात खत्म हो गई, कुछ और काम कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे एक्टर्स के बारे में कहना है, हालांकि मानते नहीं है वो मेरी बात, कि बॉम्बे में कि मेरे जितने भी दोस्त आए हैं एक्टिंग करने के लिए मेरे से जूनियर्स, मैं उनसे बोलता हूँ कि यार देखो, समय रहते समझ लो कि तुम एक्टर हो या नहीं, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। जिंदगी यहाँ पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती होती है। जिंदगी अपने छोटे शहरों में बिताओ। आपके बहुत वो वीर पुरुष हैं जो कि बॉम्बे छोड़कर चले गए, कि बॉम्बे हमें रास नहीं आ रही, बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन वो पुरुषोचित है कि जो है बॉम्बे छोड़कर चले गए, क्योंकि बॉम्बे हमें रास नहीं आ रही। हम जो है, हमें लगता है कि हम कोई और चीज कर सकते हैं जो कि हम अपने छोटे शहर में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसा करने की कोशिश करो ना, तो इतना ज्यादा अपमानजनक महसूस करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, अगर लिख नहीं पाते तो ये मेरे ख्याल से गिफ्टेड ही होती है, ऊपर से आता है मेरे ख्याल से। सारी विधाएं जो है ऊपर से आती हैं कि आप कुछ काम कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। मेरे ऊपर जो बहुत सारा अनुकंपा है भगवान की, कि जो मैं बहुत सारा काम करता हूँ, बहुत सारी चीजें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब पुनर्जन्म मैं मानता हूँ, बहुत जोर से मानता हूँ, क्योंकि जो है इतने सारे काम जो है आप एकदम से इस जन्म में नहीं सीख सकते यार। मैंने 8th स्टैंडर्ड में अपनी पहली पोथी लिख ली थी, 8th स्टैंडर्ड में मैं पहला प्ले कर लिया था, एक्टिंग कर ली थी। अब ये सब कहाँ से आया? 14 साल की उम्र में एल्फ्रेड वेल्फगॉन्ग मोजार्ट ने पहली सिम्फनी कंपोज कर ली थी। तो कहाँ से आई यार? कुछ तो होगा ना उसके पीछे। तो ये कम्युनिस्ट मानते नहीं है, कम्युनिस्टों के चक्कर में मैं बड़ा बर्बाद हुआ हूँ। कम्युनिस्ट मानते नहीं है, लेकिन उनको मानना पड़ेगा कि जो है जिंदगी के पहले भी कोई जिंदगी होती है, जहां से हम शुरू करते हैं। जिस नोट पर हम छोड़ते हैं उस नोट पर हम शुरू करते हैं, और वहां से शुरू होते होते ही आपके इवॉल्व होती है अपनी जिंदगी। इसमें जो है आप एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, दैट्स ऑल। हम्म। वरना वाकई कुछ लोगों में जो जिस तरह की प्रतिभा होती है उसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब बली मारंग का जिक्र हुआ, गालिब साहब का जिक्र हुआ, कितने शायर आए और जा चुके हैं, लेकिन हाँ। उस तरह की राइटिंग, उस तरह अरे का उससे सेंसिटिविटीज, बिल्कुल एंड अ लॉट ऑफ इट मेक्स सेंस टुडे आल्सो, मतलब वो टाइमलेस है। कबीर हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल। आज के आजकल के ज़माने में पहले ऐसा आई एम श्योर जब आपने शुरू किया था तो ये एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ होती थी कि अरे ये क्या कर रहा है लड़का, मतलब ये बैंक में जाने के बजाय, कुछ इंजीनियर डॉक्टर लॉयर बनने के बजाय, बात नौकरी के आज बजाय भी बात कर होती रहा है है, कि मैं कलाकार बनूंगा। लेकिन अब वो आज चीज़ें भी। अरे नहीं यार, आज भी होती है। बड़े लोग आते हैं मेरे साथ, मेरे जूनियर्स बहुत सारे हैं जिनको ये तंगी आज भी उठानी पड़ती है, हम्म। कि अब भी जो है प्रोफेशनल लाइफ है, और आपके आर्ट जो है आर्ट है। हम्म। आर्ट को प्रोफेशन के तौर पर लेना जो बहुत ही कम पेरेंट्स समझते हैं कि सही है। हम्म। हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे किया था, और आज भी जो बच्चों के साथ में अनाचार होता है, पर्टिकुलरली लड़कियों के साथ में, कि जो है तुम एक्टिंग करोगी, एक्टिंग एक्टिंग लाइन जो है बड़ी खराब है इसमें। अब कैसे बतलाएं उनको यार कि आज दुनिया इवॉल्व हो चुकी, जमाना कहीं से कहीं आ चुका। अब तो करना दो बच्चों को। और जो माँ की एम्बिलिकल कॉर्ड टूटने के बाद में बच्चा इंडिविजुअल होता है, बच्चे के ऊपर आप थोप नहीं सकते। 15 साल के बच्चे, मेरी बीवी कहती है कि ट्रीट अ चाइल्ड अप टू 5 years लाइक ए प्रिंस, देन अप टू 15 years लाइक ए सर्वेंट। खूब काम करवाओ एंड देन आफ्टर उसको छोड़ दो। 15 साल के बाद वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जो संस्कार देने हैं वो दे चुके 15 साल की उम्र तक, उसके बाद उसको छोड़ दो, वो जो मन में आएगा उसकी वही करेगा। हाँ। तो हमने अपने दोनों बच्चों को छोड़ रखा है, मतलब उनमें से किसी ने आर्ट लाइन नहीं चुनी, उनकी हम्म। मर्जी थी। जबकि हम्म। वो चुन सकते थे, उनका बाप जो है बड़ी आर्टिस्ट है। तो लेकिन मैं भी अपने अपने बोझे में डालना नहीं चाहता उनको, कि अपना काम करें, अपना काम करके जिसमें एंजॉय करना चाहें। दोनों फुटबॉल एंजॉय करते हैं, हम्म। स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं, दोनों स्पोर्ट्स बनना चाहते हैं, बढ़िया बात है, बनो यार, तुम्हारी मर्जी है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। और किसी को आप कैसे बना सकते हो एक आर्टिस्ट, मतलब ये खास तौर पे बताओ। आर्ट्स के बारे में, और या फिर स्पोर्ट्स में भी ये लागू होता है कि आप किसी को बना नहीं सकते, वो उसका अंदर से वो आवाज आनी चाहिए। राइट लेकिन राइट लेकिन राइट। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम बन जाएं। जैसे आपने कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपने थोड़े समय किया और आपको लग रहा है कि वहां बात नहीं बन रही है, तो उसमें उसको को अपमानित समझने की अपने आप को जरूरत नहीं है, या जरूर दिल हारने नहीं, की। सही बात, हाँ। तो कैसे बिल्कुल कोई जरूर। पता लगाए सर, कहाँ वो समझे कि यार ये मेरे लिए शायद नहीं है, अगर कोशिश करना कोई दिल से चाहता है? अरे यार, ये तो अपनी अपनी हाँ। कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। इसको कैसे बोल सकते हैं? आप उंगली उठाकर नहीं बोल सकते कि यहाँ पर तुम्हें समझ में आ जाएगा और हम्म। यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। ये हम्म। तो हर बंदे के पास में अपनी अपनी कैपेसिटी या अपनी अपनी कॉन्शियसनेस है कि कैसे वो चेक करे इस बात को। अरे उम्र होती जा रही है यार, उम्र होती जाती है, उसके बाद में आप यहाँ पर बूढ़े हो रहे हैं, शादी हो गई है, गैस की प्रॉब्लम है, बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम है, आपको अभी तक रोल के लगी हुई है। आज मिल जाएगा तो मैं शाहरुख खान हूँ या अमिताभ बच्चन हूँ। नहीं होता ना ऐसा, आप समझ लो ना इस बात को, समझ हम्म। लो यार, मतलब सिनेमा सब कुछ नहीं होता।
सिनेमा मैं तो बहुत लेट आया सिनेमा में, मैं तो करीब 40 साल के उम्र में आया सिनेमा में। मैं तो बहुत कुछ करके आया था सिनेमा में, इसलिए मुझे जल्दी ब्रेक मिल गया। अदरवाइज जो आते हैं, मैं एक साल, मैं एक 89 में आया था, 89 से 90 तक एक साल आया था यहाँ पर मैं, और लौट गया था यहाँ से मैं। उसमें बड़ा अपना विरोचित काम मानता हूँ कि लौट गया यहाँ से। वो 89 के बंदे मुझे आज तक स्ट्रगल करते हुए मिलते हैं, आज तक 89 से लेकर अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ में कि अगर उनको कोई रोल मिल गया तो वो अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। वो तो रोल नहीं मिलता, अरे रोल नहीं मिलता, तुम्हारे अंदर कुछ एक्स फैक्टर नहीं होगा। मनोज के पास में है एक्स फैक्टर, नवाज के पास में है एक्स फैक्टर, इरफान के पास में था एक्स फैक्टर, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में एक्स फैक्टर है। वो एक्स फैक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए जो है इन लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा। इनका कोई मतलब गुरु घंटाल तो समझाने के लिए आएगा नहीं कि तुम एक्टर, और किसी को बोल दे कि एक्टर नहीं हो तो बहुत बड़ा बन जाता है। अगर किसी को बोल दे कि तुम सिंगर नहीं हो तो बढ़िया बात है, वो सिंग नहीं कर सकता। स्कल्पचर नहीं हो, पेंटर नहीं हो, मान जाएगा मैं पेंटिंग नहीं कर सकता, मैं गाना नहीं गा सकता, मैं डांस नहीं कर सकता। लेकिन अगर बोलो एक्टर नहीं हो तो बुरा मान जाएगा। मैं जब इतने सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो मैं एक्टिंग तो नहीं कर सकता। अरे जितने लोग एक्टिंग कर रहे हैं उनके अंदर एक्स फैक्टर है, उनके अंदर एक्टिंग करने की कीटाणु है, तुम्हारे अंदर नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन सिनेमा इतना मोहक मीडिया है ना, इतना आकर्षित करता है आपको, और सिनेमा में लोगों की किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। एक दिन पहले कुछ नहीं होते, एक दिन पहले, एक दिन बाद में जो उनको दुनिया जानती है। तो इस जादू से बच नहीं पाते लोग, तो इसीलिए जो है इसको फॉलो करते हैं, पागलों के तरीके से फॉलो। अंधानुकरण है यार बॉम्बे में तो, अंधानुकरण। और जो लोग नहीं बन पाए उनकी अलग इंडस्ट्री है बॉम्बे में, जो नहीं बन पाते हैं ना उनकी शाम को अलग इंडस्ट्री है। मतलब वो दारू वारू पी के, चरस पी के पागल हो जाते हैं रात को कि हम क्यों नहीं बन पाए साले, ये क्यों बन गया। वो तोड़फोड़ करते हैं, तहस नहस करते हैं, नष्ट भ्रष्ट करते हैं, मतलब आपके बहुत बुरा डिस्ट्रक्शन करते हैं, उनके अंदर आ जाता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि हम क्यों नहीं बन पाए। अब नहीं बन पाया, तुम्हारी अपनी वजह से नहीं बन पाए, इस बात को मानते नहीं है। इस बात को मानते हैं कि मुकेश छाबड़ा गलत है, उसने हमें कास्ट नहीं किया। अरे बेचारा वो किसको कास्ट करेगा यार, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। मतलब आपके कास्टिंग डायरेक्टर है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है, सबको थोड़ी कास्ट कर देगा वो। तो कास्ट कर रहा है अपने हिसाब से, वो उसको गाली देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अपने आप को साफ दृष्टिकोण से देखना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। अपने आप को साफ निगाहों से देखना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। अगर वो देख लिया तो फिर कहने ही क्या, जिंदगी के कहने ही क्या। सही बात। सर आपको किसी ने बोला कभी कि यार आप एक्टर नहीं बन पाओगे, या गाना क्यों गाते हो, ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ क्या? अरे खूब बोला यार, एक्टर नहीं बन पाओगे तो नहीं बोला, मतलब खूब बोला कि 8 लाइन में क्यों जा रहे हो, मतलब नचियों गवैयों की लाइन है, तुम कितना बन पाओगे उसमें। मतलब ये था, मेरे सारे दोस्त जो है तो फौज में गए या फिर सबने मेडिकल लाइन संभाली, सबका यही कहना था कि जो है तुम इसमें कितना कुछ कर पाओगे। और सबने मुझे नकार से दिया था, हे से दृष्टि से देखते थे, हे दृष्टि से देखते थे, ये चला गया उसमें। और उसके बाद में मैं 83 के बाद में मैं इन सबसे अलग हो गया था। मतलब मेरा कोई दोस्त, जो पुराना दोस्त मेरे साथ नहीं था, मैं बिल्कुल ही अलग, मेरी लाइन हो गई थी, अलग ही दोस्त थे, नया माहौल था, नया समीकरण था, तो बिल्कुल ही अलग हो गया था मैं, बिल्कुल अलग। करीब उसके बाद में करीब 20 साल तक, जब तक मैंने सिनेमा ज्वाइन नहीं किया, 83 से लेकर 2003 तक मैं उनसे अलग रहा। इन्होंने पहचानना तब शुरू किया जब मैंने सिनेमा ज्वाइन कर लिया 2003 में, जब मैं ऑफिशियली बॉम्बे आ गया। जबकि मैं 2003 से लेकर 83 से लेकर 2003 तक मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया काम किया, जब मैंने थिएटर किया। रिकॉग्निशन नहीं था उसको हिंदुस्तान में क्या कहीं भी रिकॉग्निशन नहीं है। थिएटर में अगर आप एक्टर हो, बहुत बड़ा एक्टर हो, आप 5 लोग जानेंगे। आउटडोर में कितने लोग बैठे होते हैं, 80,000 लोग बैठे होते हैं। आप कितने शोज कर लोगे, 5 शोज कर लोगे, 6 शोज कर लोगे, 10 शोज कर लोगे, उतने लोग जानेंगे आप, उतनी समीक्षाएं होंगी आपकी, उतनी आलोचना होगी आपकी। लेकिन सिनेमा एक व्यापक माध्यम है, सिनेमा में आपने अगर छोटा रोल भी कर लिया तो आपको सब लोग जानते हैं। मैंने दिल से में बहुत ही मामूली रोल किया था, बहुत ही मामूली रोल किया था, और अच्छा भी नहीं किया था मेरे हिसाब से, बहुत बहुत खराब रोल किया था, खराब परफॉर्मेंस था। लेकिन क्योंकि शाहरुख के साथ में था इसलिए हर बंदे ने पहचान लिया कि अरे आपने बहुत, अरे बहुत अच्छा नहीं किया, शाहरुख के साथ किया था, मणिरत्न की फिल्म थी इसलिए अच्छा लगा तुम्हें। अगर मुझे देखते, मुझसे पूछो कि मैंने अच्छा किया कि नहीं, मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे डबिंग का सेंस नहीं था, मुझे स्पीच मेरी बड़ी एरेटिक थी, हर चीज खराब थी मेरी उस रोल में। वो तो बाद में संभला, मैं मकबूल में आते आते मैं समझ गया था कि जो है आपके ये अलग ही माध्यम है, थिएटर नहीं है, इसमें जो है अलग तरीके से परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। लेकिन है सिनेमा इसीलिए सिनेमा सिनेमा है, इसीलिए सिनेमा में इतना जबरदस्त आकर्षण है कि लोग बाग उसको नकार नहीं सकते, इसीलिए दौड़ दौड़ के आते हैं अपने अपने शहरों से, छोटे शहरों से, और छोटे शहरों से आते हैं उसके बाद में वापस लौट नहीं सकते, क्योंकि आपके मोहल्ले में तो यही कहा जाएगा ना कि हीरो बनने गया था। हीरो बनने गया था, बॉम्बे जाने का मतलब ये है कि हीरो बनने जा रहा, हीरो नहीं बन पाया, वापस आ तो जूते पड़ेंगे, तो उस वजह से नहीं आ पाते। वही रहना इनकी मजबूरी है, बॉम्बे में रहना इनकी मजबूरी है। बॉम्बे की पॉपुलेशन बढ़ रही है खूब सारी,
ये दिक्कत है, मतलब ये बड़ा टेढ़ा प्रोफेशन है बहुत। इट्स लाइक किलिंग फील्ड्स, मतलब अगर बन गए तो बन गए, नहीं बन पाए तो यार जिंदगी खराब हो जाती है। फिर आप कंप्रोमाइज करते हो, आप घूमते लकड़ी के चक्कर में रह जाते हो, फिर आपकी जिंदगी इस तरह चलती रहे। मतलब फिर जो आपके लिए पैशन था कभी ये, वो आपके लिए जो है ऑक्यूपेशन बन जाता है कि यार कैसे तो भी कमाना है और इसी के माध्यम से कमाना मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुंबई में रहते हैं और ऑड जॉब्स कर रहे हैं, वहां बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस है। तरह के बस बस परिवार से बस। आते हैं कि वो तो कुछ सपोर्ट कर नहीं सकते, अब ये कुछ करना चाहते हैं। बट कुछ लोग हैं जिनको काफी समय हो गया है, और आप सही कह रहे हैं, जो वो जो मार्केट वाला जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सही है, और वाकई बहुत सारे। तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे, बहुत तकलीफ होती है। मतलब बड़ा शाम को जब बाहर निकलते हैं और उन लोगों से मिलते हैं तो वाकई तकलीफ होती है देखकर कि जो है ये लोग बहुत कुछ कर सकते थे अपने फील्ड में। अपनी अगर फील्ड चुनते तो इस बॉम्बे आकर भी अपनी फील्ड चुन लो, बॉम्बे आकर भी एक्टिंग में ही करना चाहते हैं सब लोग। हम्म बॉम्बे आकर मेकअप है, लाइट्स है, इतने सारे फील्ड्स हैं, कुछ कहने के नहीं। बॉम्बे में आकर भी जो है बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं, हम्म लेकिन एक्टिंग करेंगे। अच्छे हम्म खासे एक्टिंग, अच्छे खासे असिस्ट कर रहे होते हैं, अच्छे खासा कैरियर बनने वाला होता है, नहीं हम एक्टिंग करेंगे, अच्छे खासे फलते फूलते कैरियर को छोड़ के आकर एक्टिंग करने लगते हैं। हम्म एक्टर्स तो बड़ी मुश्किल है यार, मतलब वो एक आदमी मिलते हैं आजकल जो जिनके पास गिफ्ट होती है, मतलब बहुत ही एनर्जी से भी आपके हर 5 साल में एक, हर 10 साल में 2-3 एक्टर्स निकलते हैं। मतलब हम्म 83 से लेकर मैं जब आया था तब से हम्म लेकर सिनेमा की बात कर रहा हूँ, सिनेमा की बात कर रहा हूँ। सिनेमा में आपके मतलब अगर आप मुझे काउंट कर रहे हो तो कर लो, इरफान को काउंट कर रहे हो तो कर लो, 10 साल बाद मेरे नवाज निकला, नवाज को काउंट करो तो कर लो, हम्म और बीच में मान लो आप मतलब कितने हम्म हैं, मतलब आपके हम्म कितने हैं, आदिल हुसैन हो गया, तिग्मांशु धूलिया, संजय मिश्रा, कितने 10 मिल जाएंगे आपको, 20 मिल जाएंगे आपको। हम्म 83 से लेकर अब तक जो है, मैं अगर आप 20, अरे 50 भी मान लो यार, 50 एक्टर्स आपके मतलब 20 साल में 50 एक्टर्स क्या अच्छे हैं क्या? बहुत ही खराब बन पाते हैं यार। हाँ, 50 हालांकि होंगे नहीं, नहीं होंगे। 50 हालांकि होंगे नहीं, हाँ, लेकिन जो बहुत ही खराब प्रपोर्शन है, उंगलियों पे गिन लीजिए आप, इतने। गिलियों पे गिन सकते हैं। सच बिल्कुल। बात। और फिर उसमें भी सर एक चीज आपके बारे में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि एक्टिंग तो आप करते, मतलब आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर भी बनो तो न्यूरो, न्यूरो भी बनो तो दिमाग के वो वाले राइट वाले हिस्से का या लेफ्ट, मतलब एक इतना लोग स्पेशलाइजेशन में घुस जाते हैं कि लेकिन हाँ, आई मीट अ लॉट ऑफ दीज स्पेशलिस्ट इन माय करियर बिकॉज ऑफ व्हाट आई डू। लेकिन फिर उनको दुनिया इसके बाहर का कोई बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुनिया में, वो अपनी फील्ड में बिल्कुल घुसे होते हैं। अब इस स्पेशलाइजेशन के जहां जमाने में एक ऐसा इंसान आप भी हैं जो बहुत सारी चीजें करता है और सब बहुत अच्छी करते हैं सर आप तो। व्हेन यू सेट आउट, शुरुआत में जब आपने आपने कहा 8th में आपने एक कविता लिख दी थी, तो पहला पिक्चर आपके दिमाग में क्या था कि किस तरह के आर्टिस्ट आप बनना चाहते, आप लिखना चाहते थे या एक्टिंग यार का? ऐसा कुछ जैसा ऐसा क्लियर नहीं था कुछ भी दिमाग में, बहुत ही दबा हुआ कुचला हुआ छात्र था मैं। हर बंदा मुझे मार कर चला जाया करता था, बहुत ही इंट्रोवर्ट सा बंदा था। मेरी सुनी नहीं जाती थी, ना पेरेंट्स सुनते थे, ना टीचर सुनते थे, ना दोस्त सुनते थे, ना फ्रेंड्स फिलोसफर्स एंड गाइड सुनते थे। मतलब त्याग जैसा बंदा था मैं, जिसको दूर रखा जाए तो अच्छा है। मुझे कोई सीरियसली लेता नहीं था। मैं ही हम्म बड़ा रहता था, कभी जो है स्कल्पचर कर लिया, कभी जो पेंटिंग कर ली, कभी गाना गा लिया, कभी हारमोनियम बजा लिया, कभी माउथ बजा लिया, कभी एक्टिंग कर ली। एक्टिंग मतलब इसको प्रोफेशनल लूंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन फिर धीमे धीमे करते करते करते, क्योंकि कुछ और नहीं काम कर पा रहे थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, जो मेडिकल लाइन में हमने जान में मार्क्स नहीं थे मेरे पास में, हम्म तो मैं कैसे जाता। तो हम्म करते करते एनएसडी में सिलेक्शन हो गया, तब पिताजी थोड़ा चौंके कि भाई आपके ये थोड़ा काबिलियत है इसमें, एनएसडी में सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब वहां जाने के बाद में फिर जो है जब मालूम पड़ा कि निकलने के बाद में थिएटर कर रहा हूँ, तो फिर उनका प्रॉब्लम आ गया कि अब आए तो कुछ हो नहीं रही है, आय का साधन क्या, थिएटर कर रहे हो बढ़िया बात है, काय के लिए कर रहे हो? हम्म मैंने कहा मौज मजे के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने कहा पैसे पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने कहा लगाने पड़ते हैं पैसे अपनी तरफ से। उन्होंने कहा फिर क्या प्रोफेशन हुआ? तो मैंने कहा किसने कहा प्रोफेशन है, ये तो मौज मजा है। तो उन्होंने कहा फिर पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैंने कहा पैसे तो नहीं आएंगे। कब तक चलेगा? मैंने कहा चलेगा, चलता रहेगा जब तक मजा आएगा, चलता रहेगा। और हाँ मजा साला 20 साल तक आता रहा। 20 साल में थक गए, ट्रूली थक गए, मतलब इतने कैरेक्टर्स के इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए, ड्रेन हो गए, पैसे थे नहीं, पैसे कमाए नहीं कभी, बैंक बैलेंस जीरो था, बच्चा हो गया था, वाइफ थी, माँ भी आ गई थी तब तक। तो इसलिए जो है आपका सवाल ये था कि जो है कब आपने महसूस किया,
तो मैंने तो महसूस मैं अंधा बनकर करता गया, मतलब लगातार लगातार करता गया, जो काम मिला वो करता गया। आज भी जो है मैं बिना काम के रह नहीं सकता एक्चुअली। मैं ये अभी कर रहा हूँ, अभी मेरा प्ले चल रहा था, अभी मेरा नॉवल चल रहा है, घर जाऊंगा नॉवल लिखूंगा, पूरा करूंगा, मेरा बैंड चल रहा है, इसके बाद मेरी शूट शुरू हो जाएगी। मैं बिना काम के रह नहीं सकता, काम मेरी मजबूरी, वर्कहॉलिक हूँ। और काम के साथ ही मेरे शाम को मैं ध्यान, मेरा बड़ा जरूरी है, शाम को ध्यान करना, योग करना बहुत जरूरी है, बिना उसके मैं काम कर नहीं सकता। अगर मैं विपश्यना नहीं कर रहा हूँ 2-3 घंटे दिन में, तो फिर जो है मुझे लगता है कि कुछ खाली खालीपन सा है। विपश्यना 2-3 घंटे करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, अदरवाइज मेरा दिमाग संयत नहीं रहता। तो वो वही है कि मतलब एक बार किया गया कर्म बिना बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। ये विवेकानंद ने कहा था, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। आपने आपको अगर आप 20 साल पहले कर्म किया है तो आपको हो सकता है कि 20 साल बाद रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। हम क्या है कि हाथ की हाथ रिजल्ट लेने के चक्कर में रह जाते हैं कि हमें हाथ की हाथ रिजल्ट नहीं मिल रहा, अभी परिणाम नहीं मिल रहा। अरे काम करो यार, काम करके छोड़ दो और देखो। प्रकृति एक बहुत बड़ी चीज होती है, नेचर एक बहुत बड़ी चीज होती है। नेचर पर डिपेंड करके देखो, एक बार देखो तो मतलब ये जादू होता है, चमत्कार होता है। जिन लोगों ने काम किया, नवाज ने 15 साल स्ट्रगल किया, उसको पास कोई काम नहीं था, मिल गया काम उसको, क्योंकि एक्टर था। मैं अपना स्ट्रगल दिल्ली में करके आया था 20 साल, मुझे भी जो है आपके स्ट्रगल करना पड़ा बॉम्बे में। ऐसा नहीं कि मुझे एकदम से काम मिल गया, एकदम से काम मिला था, मकबूल मिली थी मुझे, लेकिन मुझे उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। मतलब लोगों ने आई चली गई पिक्चर, मतलब आई वॉज नॉट अ हीरो, हीरो इरफान था, इरफान को फायदा हुआ क्योंकि इरफान हीरो था उस फिल्म का, तो हीरो को फायदा हुआ। मुझे अपना स्ट्रगल जारी रखना पड़ा। मुझे उसके बाद में आपके झूम बराबर झूम की, मैंने आपके 50 पूरा पिक्चरें करी। फिर उसके बाद गुलाल कहीं आई, तो गुलाल में भी गुलाल में रिकॉग्निशन मिला, गुलाल फ्लॉप हो गई, लेकिन गुलाल में रिकॉग्निशन मिल गया था 2009 में। उसके बाद फिर मैं लगातार लगातार उसके बाद कहीं जाकर रिकॉग्निशन मिला, तो गैंग से वसूपर आई, उसके बाद में लगातार लगातार काम करता गया। तो ऐसे जो है आपके वो काम, मैं बिना काम के रह नहीं सकता। मतलब आपकी ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, प्रॉब्लम है और अच्छाई भी है। मतलब बिना काम के अगर रहूं तो मैं पैंडेमिक में तो मर जाता। मैं 2 साल अगर बिना काम नहीं करता मैं, तो मैं तो मर जाता। मैंने एक नॉवल पूरा कर लिया अच्छा खासा, पैंडेमिक में मैंने एक नॉवल पूरा कर लिया, नॉवल का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया। तो काम वाले बंदे को काम, जो काम करना चाहता है उसका काम आप छीन नहीं सकते। कोई भी बंदा आ जाए उसका काम छीन नहीं सकता। मेरे काम छीन जाएगा, मैं पेंटिंग करने लगूंगा, मैं स्कल्पचर करने लगूंगा, मैं गाना गाने लगूंगा, वो तो नहीं छीन सकते ना आप, वो तो नहीं छीन सकते। और वो है काम है स्वांत स्वात स्वांत सुखाए के लिए, अपने लिए काम होता है, आपको मजा आना चाहिए। उसके बाद में उसमें इनकम हो जाती है, अपने आप हो जाती है। कैसे हो जाती है मुझे मालूम नहीं। वो जो 8th में मैंने नज्म लिखी थी, जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, वो 8th में मैंने ऐसी लिख दी थी। आज की तारीख में वो लाखों में बिकती है, उसको मैंने पूरा किया। तो मेरे संकलन में छपी वो, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया मैं, और आज की तारीख में उसके बेजोड़ दाम लगते हैं। तो ये कैसे हुआ? मतलब उस वक्त तो नहीं सोचकर किया था कि मैंने पैसे कमाऊंगा इससे। ऐसी ऐसी जो है अपने आप हो जाता है। प्रकृति बहुत बड़ी चीज होती है, प्रकृति बहुत कुछ चीज होती है, हम समझते नहीं। हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं होता, हमें एक बार की छोड़ना पड़ेगा। हम सब कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि हमें क्या मतलब, हमें 10 साल 15 साल और जिंदा रहना है, मुझे मर जाना है। उसके बाद में क्या, कुछ तो होगा। खामखा तो नहीं आया दुनिया में, खामखा तो नहीं आया दुनिया में, मतलब कुछ तो होगा। मैं सांस लेने के आया हूँ क्या? मैं खाली ब्रीदिंग करने के लिए आया हूँ दुनिया में। तो ब्रीदिंग तो कुत्ता भी कर रहा है, ब्रीदिंग तो शेर भी कर रहा है, लोमड़ी भी कर रही है, शेर भी कर रहा है, गाय भी कर रही है। तो क्या कारण है कि मैं इंसान के रूप में जन्म हुआ? तो कुछ तो कारण होगा, कोई तो रीजन होगा ना इसका कि मैं इंसान के जन्म रूप में जन्म लिया। मेरे पास में कुछ अलग कानून कायदे से बनाया गया, कुछ अलग गिफ्ट्स दी गई मुझे कि ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो उन गिफ्ट्स का फायदा उठाऊं ना मैं। उसीलिए मैं ये सब करता हूँ, इससे मजा आता है, बस दैट्स ऑल। दुनिया को मजा आता है। वाकई आपकी कहानी सोच के, समझ के, पढ़ के लगता है कि ये जो बात आप कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म का चक्कर होता है। मतलब आर्टिस्ट कुछ तो आर्ट लेके अपने साथ आता है जब भी वो दुनिया में आता है। क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि 8th में आपने अपनी पहली कविता लिख डाली थी। आपको पहले से पता था कि मुझे क्या करना है? आपने अपना नाम खुद बदल लिया था टू पीयूष मिश्रा, इज दैट करेक्ट? तो पीयूष मिश्रा, हाँ मैंने खुद हाँ, बदला था। इतनी क्लैरिटी होना एट सच एन टेंडर एज, मतलब 10th में शायद आप पढ़ते थे। उसके बाद जब आप एनएसडी गए, जब जो चाहा, आपको पता था कि ये मुझे करना है। लेट 80s से लेके लेट 2000 तक रिकॉग्निशन मिले बिना भी आप वो जो जो आपको करना था, जो आपने कहा स्वांत सुखा है, वो चल ही रहा था लगातार। तो इसी लगातार। हाँ, एक और गाते आप रहे हैं हमेशा से, गाने आप लिखते रहे हैं, लेकिन अब इसको फॉर्मलाइज आपने कर दिया है ये एक 5-6 साल से बल्ली महारान के तौर पे। तो
इसका आइडिया कहाँ से आया? मतलब बैंड फॉर्मेशन अपने आप में एक काफी मुश्किल काम होता है, बैंड ठीक है? फॉर्मेशन एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, गिटारिस्ट है, वो मेरे उसको लीड गिटारिस्ट है, निशांत अग्रवाल। वो जो मेरे गाने के पीछे जो है, एक्चुअली मेरे को गाने के लिए प्रोवोक किया है हितेश सोनिक ने। मुझे पहले लगता था कि मैं स्ट्रीट में गा सकता हूँ, स्ट्रीट में, थिएटर में कहाँ माइक मिलता था, माइक तो लग्जरी था, तो हम स्ट्रीट सॉन्ग्स गाया करते थे, स्ट्रीट में गाया करते थे। सारे गाने जो है मेरे खड़े गले के साथ में, घिसे गले के साथ में हुआ करते थे। हम्म। माइक्रोफोन के लायक मैं समझा नहीं करता अपने आप। हितेश सोनिक जो है, जो मेरा प्रोग्रामर था, जो दुलाल जिसने प्रोग्राम किए, पूरे के पूरे गाने उसको प्रोग्राम किए, कोक स्टूडियो के हुस्ना घर वगैरह प्रोग्राम घर किए, और हुस्ना। उसने, हाँ, उसने मुझे प्रोत्साहन दिया कि जो है पीयूष भाई आप गा सकते हो, आप ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वो गाना मुझे याद है कैसे रिकॉर्ड हुआ था, हम लोगों ने, मैं रो पड़ा था कि यार मैं नहीं गा पाऊंगा इसको, मतलब ये इतना भारी गाना है, तो इसको जो है कैसे गाऊंगा, किसी और से गा पा। तो उसने कहा कि नहीं आप ही गाओगे पीयूष भाई, आप गा सकते हो, गा सकते हो, गा सकते हो, ऐसा करके उसने, पहला बंदा था। दूसरा, बैंड के पीछे जो है उन उन गानों को मैं गाया करता था कई दोस्तों की महफिलों में वगैरह में, यहाँ पर वहां पर, विशाल भारद्वाज के यहाँ इधर उधर बैठ के, कभी इम्तियाज के यहाँ, कभी अनुराग कश्यप के यहाँ। तो ऐसे करते 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 निशांत अग्रवाल था मेरा एक, बहुत सारे जूनियर्स थे, उनमें से एक ये भी था, बड़ा पागल सा लड़का है। उसने जो है चंडीगढ़ में मुझे पकड़ा कि यार पीयूष भाई आप उसको बैंड क्यों नहीं बनाते हैं उसका। तो मैंने कहा कि मैं बैंड वैंड में नहीं बनाऊंगा, मेरा मूड नहीं है। उसके बाद वो आया आईआईटी दिल्ली, दिल्ली तक जो उसने, मैं दिल्ली मेरा परफॉर्मेंस था पोची का, वहां पकड़ा उसने कि आप पीयूष भाई आप बैंड क्यों नहीं बनाते, मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा। मैंने कहा तू पीछे पड़ा रहा है, मेरी 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 मर्जी नहीं है, मैं बन जाऊंगा बैंड में। उसके बाद वो पट्टा बॉम्बे आ गया, घर आ गया कि आप बैंड बनाओ ना, मैं आपके साथ नहीं हूँ, अब हो सकता है बैंड हो सकता है। तो ये करके जो है हमने, पहले मैं, निशांत अग्रवाल और जयंत पटनायक, एक मेरा परकशनिस्ट है, तबला हम्म। बजाता है, हम्म। वो हम तीनों ने ये बैंड बनाया था। शुरुआत हमने वहां से की थी। और करते 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 फिर जो है इसमें राहुल गांधी आ गया, मेरा मैनेजर जो है, वो उसने पूरा संभाल लिया, उन्होंने, मैं सब संभाल लूंगा, आप जो है खाली गाओ। उसके बाद में उसमें आपके दुभानु आ गया के पियानो लेकर, फिर बेस गिटारिस्ट आ गया, फिर अब तो खैर शीरीष आ गया, तो उसके आने से क्लैरिनेट भी आ गई उसमें, सैक्सोफोन भी आ गया उसमें, फ्लूट भी आ गई उसमें, उसमें हर चीज बदल गई। और अभी जो है रिसेंट मेंबर हमारा ड्रमर जो है वो श्रेयस अय्यर, वो सबसे छोटा छोटा पटाखा है इस बैंड का। वो मुझे बोल देता है कि आप यहाँ पर भाग लिए, आपको तो तेज नहीं भागना चाहिए था। तो मेरे को जो है क्रिटिसाइज करने वाले बहुत हैं इस वक्त ग्रुप में, बैंड में। तो बैंड में फिर मालूम पड़ा कि यार बैंड में आप गाने गाते हैं तो गाने गाने हैं, तो फिर आपके गाने चुनते हैं, मतलब आपके कुछ नए गाने करते हैं, ऐसे गाने गाए जो कि सुने नहीं गए, देखे नहीं गए आज पहले, और फिल्म फिल्म के गाने नहीं हुए, और फिल्म के गाने नहीं, और फिल्म के गाने जितने इंटरेस्टिंग, फिल्म के गाने बड़े इंटरेस्टिंग थे किसी जमाने में, 70s के पहले का जो फिल्म सॉन्ग था हमारे यहाँ पर, वो बहुत ही बड़ा म्यूजिक था। तो हम्म। मैंने कहा कि वैसे ही गाने कंपोज करते हैं। और दूसरी बात है कि सोशियो पॉलिटिकली सरचार्ज गाने, सोशियो पॉलिटिकली चार्ज गाने हो, जिसमें कटाक्ष होती का व्यंग हो, चुटकुली चुटकियां हो, हम्म। ऐसे करके गाने कंपोज किए गए। इसी बीच में कोक स्टूडियो हैपन, कोक स्टूडियो हो गया तो दो गाने वहां से मिल गए, एक गाना 12% वहां से मिल गया, जब शहर हमारा सुता वहां से मिल गया, और बहुत सारे गाने हैं इसमें, बहुत सारे गाने हैं जो कि लोगों ने सुने नहीं। और जब भाव मेरे थिएटर का गाना है वहां से मिल गया। ऐसे ही जो है अलग अलग तरीके गाने करते 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 अब 1.5 घंटे का बड़ा बड़ा विचित्र बैंड है। मतलब इसका जॉनर समझ लोगों को लगता है कि हम तालियां कहाँ बजाएं। मतलब कई बार तकलीफ दे गाना हो रहा है, कई बार कटाक्ष वाला गाना हो रहा है, कई बार व्यंग हो रहा है, कई बार चुटकियां हो रही हैं, कई बार बहुत ही अंधड़ वाला गाना हो रहा है, आरंभ प्रचंड, कई बार बहुत ही प्रचंड गाना हो रहा है। तो उसमें हम जो है कहाँ पर क्लैप करें, मतलब किस तरीके से इसको वो करें। अभी जो ये बॉम्बे में शो हुआ था, उसमें यही पंगा था कि हम मजबूरन जो तालियां बजानी पड़ रही थी, उनने, हम समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पर, कहाँ किस चीज को प्रेस करें। इसमें हम्म। हर सब रंग है, हर तरह का रंग है इसमें, इस बैंड में। और दूसरी बात ये कि ऐसा भी नहीं हो कि कोई मतलब नीरस या बोरिंग कोई हो। 1.5 घंटे के उसमें जो है एक सेकंड हम छोड़ते नहीं है कि आप बोर नहीं होगे, हाँ। बोर नहीं होगे। और कभी सरस गाने होते हैं, कभी ऐसे गाने होते हैं, कभी वैसे गाने होते हैं, लेकिन होते इंटरेस्टिंग है। और वो सारे गानों से किसी को डर नहीं लगता। एक तो होता है म्यूजिक से डर लगता है, कई बार बहुत ही भारी म्यूजिक हो जाता है तो डर लगता है उससे। लेकिन जो है किशोर साहब के गाने थे, किशोर कुमार साहब के गाने थे, उनको हर बंदा गा सकता था। उन गानों से जो है ये राहत थी कि हर बंदा गा सकता है, हमारे रेंज की गाने। ऐसे इसमें हर गाने गा सकता है। हाँ। आरंभ में प्रचंड हम गाते हैं तो लोग गाते हैं साथ में, हुस्न गाते हैं तो लोग गाते हैं साथ में। ऐसी जो और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं इसमें जो हम गाते हैं, और बहुत सारे सॉन्ग्स बचे हुए हैं अभी, हम्म। बहुत सारे सॉन्ग्स बचे हुए हैं अभी, तो बहुत गाने बचे हुए हैं इसमें, बहुत हम्म। गाने बचे हुए हैं। हाँ। जो मेरे थिएटर के सॉन्ग्स हैं वो करीब 180 गाने हैं मेरे, हम्म। रिटन एंड कंपोज, जो अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं। हम्म। तो अभी तो और आएंगे, मतलब ये बैंड
चलता जाएगा। मतलब अगर गानों से परेशान हो जाएंगे, बोर हो गए, गाने रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो है, हम जो है मतलब बड़ा सरस, मेरा पूरा मतलब था कि यार अपने परफॉर्मेंस से किसी को बोर नहीं किया जाए, भले वो एक्टिंग हो, चाहे पोट्री हो, चाहे ऐसी भारी लफ्जों का इस्तेमाल मैं नहीं करता, आपके बहुत भारी लफ्जों का इस्तेमाल मैं नहीं करता। मैं कोलोकियल शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ जो कि जन साधारण में बोले जाते हैं, जो हम और आप बोलते हैं अपनी 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 जाती जिंदगी में, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। और धुन भी ऐसी होती है जो गाई जा सके, वो गाई जा सके। तो इसी चक्कर में ये हमने एक बैंड किया। इसका 4 जून को परफॉर्मेंस है। आपके क्या नाम है, कौन सा? फिनिक्स, फिनिक्स मार्केट फिनिक्स क्या है? फिनिक्स मार्केट सिटी, 7:30 बजे शाम को हमारा एक परफॉर्मेंस है। इसको देखने आइएगा, बड़ा मजा देंगे आपको। आपसे वादा करते हैं कि अगर आपको हम मजा नहीं दिया तो आपके पैसे वापस। 7:30 बजे परफॉर्मेंस होगा। आपसे वादा करते हैं कि एक सेकंड आपको बोर होने का मौका नहीं देंगे। और दूसरी बात यह कि इन गानों पर लोग हंसते हैं, बड़ा ठहाके लगाते हैं, भाव में इतने ठहाके लगते हैं, कुछ कहने के लिए इतने ठहाके लगते हैं। गानों पर हंसना, गानों से हंसाना, गानों से गुदगुदी देना अलग बात है। गुदगुदा दिया हमने, गुदगुदा तो बहुत करते हैं, चुटकियां ले लेके हम बहुत चुटकियां लेते हैं इसमें, लेकिन हंसते हैं लोग, ठहाके फूटते हैं लोगों के। तो गानों से ये पूरा परफॉर्मेंस है, मतलब इट्स लाइक थिएटर परफॉर्मेंस, लाइव थिएटर परफॉर्मेंस, जिसमें लोग बाग मजे लेंगे, खूब मजे लेंगे। दैट्स ऑल। 4 तारीख को ये हो रहा है। और ऊर्जा भाऊ अगर आपने सुना नहीं है तो एक बार इसको आप जाकर के इंटरनेट पे सर्च कीजिए, अमंग अदर सॉन्ग्स। ये ऐसा गाना है कि थोड़ी देर आपको हंसी आ रही है, बट नेक्स्ट लाइन कोई बहुत तगड़ा कटाक्ष हो रहा होता है, किसी बड़ी राजनीतिक बात पे भी कोई वो आ जाता है। और वो मैं देख रहा था कि गाना पुराना है लेकिन अभी भी इट मेक्स सेंस। आपने उसमें इमरान खान साहब की बात की है, शरीफ साहब की बात की है, वो सब हाँ, चीजें अभी भी तो हम जो है मतलब। कुछ भी अभी हम मीटू की बात कर देंगे, उसमें लिरिक्स तो हाँ। हमारे मेरे हाथ में है ना। वो मीटू की बात कर दूंगा मैं अभी। मीटू में आपके जो जो बदतमीजियां हुई, आपके बड़े बड़े अच्छे बंदों को भी फंसाया गया उसमें, जो उसमें उसकी बात हो जाएगी। उसमें आजकल जो चल रहा है सीरिया में, उसकी बात क्यों नहीं हो सकती इसमें? गानों में जैसे अमेरिका के टावर में घुस जाए एरोप्लेन, जब भी हो सकता है और लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको कि बिना बात इराक में जाके जम गए अंकल सैम, ये तो किसी ने किया नहीं था एक्चुअली। ये अनुराग कश्यप नाम के बंदे की हिम्मत थी कि वो कर दिया उसने। और मैंने वो गाने दोबारा कर भी नहीं पाया क्योंकि किसी ने मुझे कारण नहीं दिए। अनुराग कश्यप इतना डेयरिंग बंदा है कि उसने मुझे कारण दिए करने के कि आप करो पीयूष भाई, ये गाने में होंगे, सिनेमा में होंगे, मेरी फिल्म में होंगे। अब कोई कारण दे मेरे को तो मैं कर दूंगा। मैं कारण देता ही नहीं मेरे को। सबको वही चाहिए कि जो आइटम सॉन्ग, पटाखा और ये और वो। अब वो मैं मतलब कर नहीं पाता आपके तू। This should go out वही to सी all the बात है। filmmakers. अगर कोई भी, if somebody happens to watch this, this is पीयूष सर saying कि मतलब शब्द तैयार हैं, आप बस जिगरा रखिए उसको अपनी फिल्म में जितना रखो डालने का। इस्तेमाल करने का, तब तो मजा आए, तो और क्या। वही सर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और मैं 4 जून को हाजिर हो जाऊंगा लिबर्टी स्क्वायर में, फिनिक्स पक्का। मार्केट सिटी में, आपको सुनने पक्का। के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और चलो। पुणे पुणे के ऑडियंस, मुझे लगता है कि आप कह रहे थे वो सोचने समझने की बात, पुणे के ऑडियंस में वो मादा है, बिल्कुल तैयार लोग हैं, कान भी तैयार हैं उनके, सुनने का भी और समझने का भी, दोनों वो रखते हैं। तो आई एम श्योर पीपल विल बी वेरी एक्साइटेड टू हैव यू। चलो जी, वेरी मच। देखते हैं यार, हमें तो अच्छा लगेगा अगर अच्छा ऑडियंस आएगी तो अच्छा लगेगा। आप सुना, फिनिक्स की जो है कैपेसिटी भी अच्छी है, 1,000 लोग हैं, 1,000 की कैपेसिटी है, तो हमको तो बड़ा मजा आएगा यार, मजा आएगा। इनकलाब जिंदाबाद बाकायदा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।